उसको फिर आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट में हम एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये जो होता है मैकेनिकल वियर और टियर की वजह से होता है, इस वजह से एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कराएंगे। और देखिए पेन वगैरह को रिलीव करने के लिए यहाँ पे हम एसिटामिनोफेन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पेन रिलीफ करने के लिए। और इंट्रा आर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हो गया हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस की। और जबकि हम बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो देखिए यहाँ पे भी हम पेन को रिलीफ करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, ठीक है। तो ये हम देंगे। और इसके अलावा देखिए डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स, तो डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट देंगे। और इसमें हमारा जो मेन होता है ये मेथोट्रेक्सेट होता है। तो फर्स्ट लाइन जो हमारी ड्रग होती है ये मेथोट्रेक्सेट हम देते हैं। और मेथोट्रेक्सेट क्या करती है कि ये एड्रेनालिन को बढ़ा देती है। इस तरीके से ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बहुत ही यूजफुल होती है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग हमारी जो होती है ये मेथोट्रेक्सेट होती है और इसको 5 मिलीग्राम पर वीक हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डोज भी बता दिए। और मेथोट्रेक्सेट के अलावा अगर इससे हमको नहीं फायदा हो रहा ना, तो मेथोट्रेक्सेट के साथ साथ हम सल्फासालाज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सल्फासालाज़ाइन मेथोट्रेक्सेट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए मैं आपको बताएं। और इसके अलावा देखिए हम बायोलॉजिक एजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स। तो इसको भी हम मेथोट्रेक्सेट के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट लाइन हमारी जो होती है मेथोट्रेक्सेट ही होती है। और ड्रग ऑफ चॉइस भी हम बात करें तो ये मेथोट्रेक्सेट होती है और ये डिजीज मॉडिफाइंग होती है, यानी डिजीज को कम करती है, ठीक है। जबकि नसाइड वगैरह क्या होती है सिर्फ ये सिम्टम को कम करने के लिए होती है, ठीक। तो ये हमारा ट्रीटमेंट का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो ट्रीटमेंट हम बता दिए कि देखिए ट्रीटमेंट लगभग दोनों में सेम है, बस यहाँ पे क्या है मेथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमको डिजीज कम करना होता है। और बाकी सिस्टमिक के लिए दोनों में लगभग हम सेम इस्तेमाल करते हैं। तो अब आइए जो हम इस एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन की बात किए थे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, इसकी बात करेंगे। लेकिन इसको बात करने से पहले ना यहाँ पे देखिए हम दोनों को कंपेयर करके दिखा दे रहे हैं। तो देखिए दोनों को हम कंपेयर करके आपको दिखाएं। ये देखिए पहले हम नॉर्मल दिखाएं, ये देखिए नॉर्मल है। तो नॉर्मल देखिए जॉइंट कैप्सूल, देखिए ये जॉइंट कैप्सूल है। और उसके अलावा देखिए ये साइनोवियल कैविटी है, देखिए दोनों तरफ नॉर्मल है। और यहाँ पे देखिए ये कार्टिलेज है और ये देखिए बोन है, ठीक है। देखिए दोनों तरफ नॉर्मल है। इस तरह देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस दिखाया गया और इस तरह देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस दिखाया गया। तो देखिए सबसे पहले देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में थिकेंड कैप्सूल, देखिए कैप्सूल हो गया, देखिए थिक हो गया। इधर देखिए कैप्सूल जो था ये पतला था, यहाँ पे देखिए कैप्सूल यहाँ थिक हो गया। और ये कैप्सूल जो थिक होता है ना इधर भी थिक होता है, तो ऐसा परेशान होने की बात नहीं है। तो थिकेंड कैप्सूल हमको दोनों तरफ देखने को मिलता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी। लेकिन उसके अलावा देखिए हमको क्या देखने को मिलेगा, थिन एंड फाइब्रल कार्टिलेज। ये देखिए कार्टिलेज जो होता है ये देखिए थिन हो जाता है, ठीक है। हम बताए ना कि यहाँ से जो है कार्टिलेज डिजेनरेट हो जाता है, इस वजह से हमको बॉल एग देखने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि थिन कार्टिलेज यहाँ पे दिखाया गया है। और ये देखिए ऑस्टियोफाइट यहाँ प्रेजेंट है और ये ऑस्टियोफाइट की वजह से यहाँ पे हमको हार्डनिंग यानी स्क्लेरोसिस देखने को मिलती है। उसके लिए देखिए हमको लूज बॉडी देखने को मिली और देखिए सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस हमको देखने को मिली, ठीक है। कार्टिलेज के नीचे देखिए यहाँ पे हमको स्क्लेरोसिस देखने को मिली, यहाँ पे हमको हार्डनिंग देखने को मिलेगी। और देखिए सब कॉन्ड्रल बोन सिस्ट देखिए हमको यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो देखिए हम ऊपर सारी बात करके आ चुके हैं कि यहाँ पे ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। देखिए सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, सबकॉन्ड्रल सिस्ट और इसी तरीके से ऑस्टियोफाइट्स ये सब देखने को मिलेंगे। और जॉइंट स्पेस नर्विंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और बॉल एग ये हमको देखने को मिलेगा, यही हम यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या चेंजेस देखने को मिले। और जबकि हम बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, तो देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमको पेनस देखने को मिलेगा। और हम बताते हैं कि पेनस क्या होता है कि ये प्रोलिफरेटिव ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है जो कि इस आर्टिकुलर कार्टिलेज को इरोड कर देता है, ठीक है। तो ये हम पेनस की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमको साइनोवियल हाइपर प्रोलिफरेशन देखने को मिला। देखिए यहाँ पे साइनोवियल हाइपर प्रोलिफरेशन को हम बताए ना कि ये साइनोवियल फ्लूइड का ही डिजीज है। और इसके बाद देखिए हमको हाइपर वेस्कुलरिटी भी यहाँ पे देखने को मिली रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। और देखिए डेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेटेड यहाँ पे देखने को मिली, ये सारी चीजें हुई। और ये साइनोवियल फ्लूइड देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो गया साइनोवियल फ्लूइड। इसके अलावा देखिए हमको इरोडिंग कार्टिलेज, ये देखिए कार्टिलेज जो है ये इरोड हो रहे हैं इसी पेनस की वजह से, ठीक है। तो देखिए कार्टिलेज यहाँ पे इरोड हो रहे हैं, इरोडिंग कार्टिलेज देखने को मिल रहा है। और देखिए हमको बोन इरोजन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऊपर सारी हम बात करके आ चुके हैं कि इसी पेनस की वजह से हमको बोन और कार्टिलेज का इरोजन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे बताया भी गया कि पेनस का फॉर्मेशन होता है और ये पेनस का फॉर्मेशन क्या करता है, इरोड आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड बोन को, ठीक है। तो इसको इरोड कर देता है। तो यहाँ पे हम ये पूरा दिखा दिया फाइंडिंग की। और ये देखिए यहाँ पे रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग भी दिखाई गई कि ऑस्टियोफाइट्स ये हो गए। और यहाँ पे देखिए सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस और सब कॉन्ड्रल सिस्ट यहाँ पे देखने को मिला। और देखिए ये जो स्पेस है ये स्पेस यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। यहाँ से कार्टिलेज गायब हो गया, इस वजह से देखिए हमको बॉल एग इस तरह देखने को मिला, ठीक है। देखिए हल्का सा आपको देखने को समझ में आ रहा होगा और जूम करें देखिए और समझ में आएगा। देखिए ये ऐसे होगा, ठीक है, ये चीज़ हुई। और जबकि यहाँ पे हम बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस में तो देखिए यहाँ पे बोन का इरोजन वगैरह देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा हम यहाँ पे बात की कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमको हेबर्डन नोड और बाचर्ड नोड देखने को मिला है। ये हेबर्डन नोड हो गया और ये बाचर्ड नोड हो गया। और देखिए हमको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में स्वान नेक डिफॉर्मिटी और देखिए बाउटनस डिफॉर्मिटी ये देखने को मिली, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आइए हम बात करते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस की। तो देखिए एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं, तो देखिए इंक्लूड सर्वाइकल सबलक्सेशन। देखिए हम बात करके आ चुके हैं कि हमको सर्वाइकल सबलक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी जो सर्वाइकल
वर्टिब्रा का अलाइनमेंट है ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो हमको सर्वाइकल सबलक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए हमको रोमेटॉइड नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए रोमेटॉइड नोड्यूल्स ये होते हैं, स्किन के नीचे हमको रोमेटॉइड नोड्यूल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये रोमेटॉइड नोड्यूल्स ना ये 40% केसेस में हमको देखने को मिलते हैं। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के 40% केसेस में हमको रोमेटॉइड नोड्यूल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस है। देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि हमको रोमेटॉइड नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे और ये क्या होते हैं, देखिए फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस विद पेरिसेडिंग हिस्टोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हिस्टोलॉजी बता दी गई कि फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होते हैं और यहाँ पे पेरिसेडिंग हिस्टोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रोमेटॉइड नोड्यूल्स, तो देखिए सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, हम दिखाए ना यहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट है। और उसके अलावा ये लंग्स में भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम इंट्रापल्मोनरी नोड्यूल बोलते हैं। तो लंग्स में अगर ये प्रेजेंट है ना रोमेटॉइड नोड्यूल, इसके साथ साथ हमको न्यूमोकोनिसिस देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोलवर का न्यूमोकोनिसिस हो या एस्बेस्टोस रिलेटेड न्यूमोकोनिसिस हो, तो इसको हम कैप्लान सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो कैप्लान सिंड्रोम हमारा क्या होता है कि जब न्यूमोकोनिसिस के साथ साथ हमारा रोमेटॉइड नोड्यूल्स हो, और रोमेटॉइड नोड्यूल्स कहाँ का, ये इंट्रापल्मोनरी, ठीक है। तो इंट्रापल्मोनरी रोमेटॉइड नोड्यूल्स अगर प्रेजेंट है उसके साथ साथ न्यूमोकोनिसिस है तो इसको हम कैप्लान सिंड्रोम बोलते हैं। और ये हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है कोलवर का न्यूमोकोनिसिस में, ठीक है। तो कोलवर का न्यूमोकोनिसिस में हमको कैप्लान सिंड्रोम देखने को मिलता है। और इसके अलावा देखिए हमको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने को मिलती है और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में हमको इंटरस्टिशियल निमोनिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा लंग मैनिफेस्टेशन हो गया। और देखिए हमको प्लूराइटिस यानी लंग मैनिफेस्टेशन में हमको प्लूराइटिस भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा देखिए हमको कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है, तो देखिए बताएं कि कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन में हमको पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है। इसके अलावा हमको एसिलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। और इस एसिलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से मायोकार्डियल इंफाक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये मायोकार्डियल इंफाक्शन जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है, ठीक है। तो ये चीज हम क्लियर कर दिए। और इसके अलावा देखिए हमको माइट्रल रिगर्जिटेशन वगैरह भी देखने को मिलता है। तो ये हम बात कर लिए कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन की कि पेरिकार्डाइटिस और एसिलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से एमआई देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ये है। और माइट्रल रिगर्जिटेशन ये देखने को मिलेगा हमको सीवीएस के मैनिफेस्टेशन में रोमेटॉइड अर्थराइटिस के। तो ये चीज हो गई। और देखिए हमको यहाँ पे ब्लड मैनिफेस्टेशन में क्या देखने को मिलेगा कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज का एक कॉज ये हमारा रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी है। और इसके अलावा देखिए हमको न्यूट्रोपीनिया देखने को मिलेगा और स्प्लीनोमेगेली भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो न्यूट्रोपीनिया प्लस स्प्लीनोमेगेली ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए हम एक सिंड्रोम की बात करें जिसको हम फेल्टिन सिंड्रोम बोलते हैं। और ये फेल्टिन सिंड्रोम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हमको सांता देखने को मिलता है। तो फेल्टिन सिंड्रोम में हमको सांता देखने को मिलेगा, एस से हो गया स्प्लीनोमेगेली, ए से हो गया एनीमिया, और ये एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज होता है, ठीक है। तो स्प्लीनोमेगेली, एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया और देखिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और आर्थराइटिस, तो ये जब साथ में देखने को मिलेंगे ना यानी रोमेटॉइड अर्थराइटिस, तो इसको हम बोलते हैं फाल्टी सिंड्रोम, ठीक है। तो फाल्टी सिंड्रोम भी हमको देखने को मिलता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस में, क्योंकि ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस का ही मैनिफेस्टेशन है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस। इसके अलावा देखिए हमको एए अमाइलोइडोसिस देखने को मिलती है और ये सेकेंडरी रीनल अमाइलोइडोसिस होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी रीनल अमाइलोइडोसिस यानी एए अमाइलोइडोसिस देखने को मिलती है। और हमको जॉगरन सिंड्रोम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जॉगरन सिंड्रोम होता है ना कि यहाँ पे ये भी रोमेटॉइड डिजीज है, इस वजह से जॉगरन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और इस जॉगरन सिंड्रोम में होता है क्या कि एक्सोक्राइन ग्लैंड ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हम बताया ना कि आगे हम बात किए हैं इस पे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये भी रोमेटिक डिजीज है। और इसके अलावा हमको स्क्लेराइटिस देखने को मिलेगा और कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है कि यहाँ पे हमारे मीडियन नर्व ये फ्लेक्सर रेटिनोक्लेम के बीच में ये कंप्रेस हो जाती है, तो ये हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो गया। तो इस तरीके से हम बात कर लिए एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए हम पूरा अच्छे से बहुत अच्छे से रिलेट करके आपको बता दिए, हर चीज़ आपको क्लियर करके बता दिए। ये पूरा पेज आपको अब ऑन द फिंगर टिप आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फिंगर टिप पे आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, हर चीज़ हम रिलेट करके पूरी बता दिए हैं। एक बार फिर से रिकॉल करा दें तो देखिए पैथोजेनेसिस में हम बताया कि ये मैकेनिकल होता है जबकि ये ऑटो इम्यून होता है। और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में देखिए यहाँ पे HLA-DR4 से एसोसिएट होता है, इसको हम बताया कि देयर आर 4 रूम इन 1 रूम, तो इससे हम याद रखेंगे। और उसके बाद प्रेजेंटेशन में हम बताया कि प्रेजेंटेशन में यहाँ पे देखिए ये सुबह के टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल आराम रहेगा, जब हम काम करेंगे तब ज़्यादा देखने को मिलेगा पेन, जबकि यहाँ पे देखिए सुबह के टाइम में स्टिफनेस होगी, यानी सुबह के टाइम में हमको परेशानी देखने को मिलेगी और जितना हम काम करेंगे 1 घंटे बाद इसमें हमको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। और जॉइंट फाइंडिंग में हम बात करें तो जॉइंट फाइंडिंग में देखिए बताएं कि यहाँ पे DIP और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ये इन्वॉल्व होता है, जबकि यहाँ पे ये दोनों सेपरेट होते हैं। और यहाँ पे मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे ये दोनों सेपरेट होते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे हमको जो DIP पे नोड देखने को मिलता है इसको हम हेबर्डन नोड बोलते हैं, और जो PIP पे नोड देखने को मिलता है इसको हम बाउचर नोड बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए हमको स्वान नेक डिफॉर्मिटी, इसके साथ साथ हमको बाउटनियर डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। और उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात किया तो देखिए हमें पता है कि इसमें हम एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करेंगे और नेसाइड दोनों में देंगे, ठीक है। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन यहाँ पे मेन चीज़ है। और यहाँ पे हम जो है मीथोट्रेक्सेट देते हैं और ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस की। और उसका फिर हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस की बात की कि यहाँ पे हमको संता वगैरह देखने को मिलता है और सब हम बता दिए। और यहाँ पे
कार्डियोवैस्कुलर में बताया कि यहाँ पे हमको एक्सीलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। इस वजह से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो होता है ये एमआई ही होता है इसमें। और यहाँ पे हम संता की बात कर लिए, संता में बता दिए कि स्प्लेनोमेगाली, एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और आर्थराइटिस यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये संता होता है। इसी को हम बोलते हैं फेल्टी सिंड्रोम। ठीक है, तो फेल्टी सिंड्रोम हमको देखने को मिलता है और बाकी यहाँ पे हम हर चीज़ दिखा दी है। ठीक है, और यहाँ पे हम बताया कि स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी को हम मेरिट फिंगर से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं।